नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट करियर पर। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को करें प्रेस। जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें अपने दोस्तों में। जैसा कि आपको पता होगा कि व्यंजन का जो पार्ट था वो आधे से ज़्यादा ख़त्म कर दिया गया है। आज इस वीडियो में आपका व्यंजन पूरा ख़त्म कर दिया जाएगा। इसके बाद आपको इस वर्णमाला चैप्टर की 50 क्वेश्चन की सीरीज कराई जाएगी, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। चलते हैं टॉपिक की तरफ कि आज टॉपिक है वर्णों का वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। कि वर्णों का वर्गीकरण जब हम करते हैं, जब हम वर्गीकरण करते हैं तब कोई न कोई आधार लेते हैं, कोई न कोई बेस लेते हैं। जब हम कोई आधार लेते हैं उसी के आधार पर हम वर्णों का वर्गीकरण करते हैं। सबसे पहला इसमें आधार है वो प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण हुआ। इसके जो प्रकार हैं वो दो प्रकार हैं व्यंजनों का प्राणत्व के आधार पर। इसमें क्या कहते हैं कि मुख से जो हवा या वायु निकलती है उसके आधार पर व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया। प्राणत्व का मतलब क्या होता है? देखो, प्राणत्व का मतलब होता है, प्राण का होता है हवा या वायु। और एक तरीके से आप समझ लीजिए, हम कहते हैं कोई एक्सपायर हो जाता है तब कहते हैं उसके प्राण निकल गए, मतलब उसकी हवा निकल गई। ऐसे ही हवा और वायु। तो चलते हैं, इसमें दो भागों में इसको बांटा गया। सबसे पहला जो है अल्प प्राण है और दूसरा जो है महाप्राण है। अल्प प्राण जो है, अल्प प्राण की बात करते हैं कि अल्प का मतलब क्या होता है। अल्प का जो मतलब होता है, अल्प का होता है थोड़ा और प्राण का होता है वायु, मतलब थोड़ी वायु। और महाप्राण का मतलब क्या होता है कि महा का मतलब होता है ज़्यादा और वायु का मतलब होता है, प्राण का मतलब होता है वायु, मतलब ज़्यादा वायु। अल्प प्राण ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण के समय हमारे मुख से हवा कम या थोड़ी निकलती है, ऐसे को हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। देख लीजिएगा कि ऐसे व्यंजन या वर्ण कि जब हम मुख से बोलते हैं तो उसमें बोलते समय हमारे मुख से बहुत कम हवा निकलती है, उसको हम अल्प प्राण कहते हैं। ये तो हमारी होगी किताबी परिभाषा होगी। अब बात करते हैं ट्रिकी परिभाषा की कि किसी भी वर्ग के, मैंने आपको 5 वर्ग बताए थे। का वर्ग बताया था और चा वर्ग बताया था, टा वर्ग बताया था, ता वर्ग बताया था और पा वर्ग बताया था। क च ट त प। ठीक है, तो किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण, तृतीय वर्ण और पंचम वर्ण तथा अंतस्थ वर्ण और अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। कि किसी भी वर्ग के पहला वर्ण होगा, तीसरा वर्ण होगा और पांचवा वर्ण होगा, साथ ही साथ अंतस्थ वर्ण हो गए, उनको हम क्या कहेंगे? अल्प प्राण वर्ण कहेंगे। देख लेते हैं कि अल्प प्राण जो होते हैं कि हमने आपको बताया। देखो, अगर मान लो ये का वर्ग है, का में कितने वर्ण आते हैं? 5 वर्ण आते हैं। का आता है खा, गा और घा और इंग्या। तो ये तो इसको नंबर देते हैं कि 1 2 3 4 5। अभी इसमें क्या लिखा? किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ग, ये हो गया वर्ग। किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ग, तृतीय वर्ग, साथ ही पंचम वर्ग और साथ ही साथ क्या आता है? अंतस्थ। अंतस्थ क्या होते हैं? या रा ला और बा। ठीक है, साथ ही साथ अंतस्थ वर्ण आते हैं। अब आप अगर ट्रिक से याद करते हैं कि पहला वर्ण जो होगा वो अल्प प्राण होगा, दूसरा होगा महाप्राण, फिर तीसरा अल्प प्राण होगा, चौथा होगा महाप्राण, फिर पांचवा जो होगा अल्प प्राण होगा और साथ ही साथ जो होता है वो अंतस्थ आते हैं इसमें। तो 1 3 5 प्लस अंतस्थ, टोटल इसमें इनकी संख्या हो गई 19 वर्ण। टोटल क्या संख्या हो गई? 19 वर्ण इसमें आते हैं अल्प प्राण में। देख लेते हैं, एक मैंने चार्ट बनाया, चार्ट के माध्यम से आपको समझाते हैं कि जो अल्प प्राण हैं कौन कौन से आते हैं। फर्स्ट में इसमें आ गया, देखो का फर्स्ट नंबर पे आता है, का वर्ग का है। गा है, ये इंग्या है। चा, जा, वहाँ, टा, डा, अड़ा, ता, दा, ना, पा, वा, मा। ठीक है, अब चलते हैं महाप्राण। महाप्राण वर्ण कौन से होते हैं? कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के समय हमारे मुख से जो हवा निकलती है, हमारे मुख से जो ज़्यादा हवा निकलती है, उसको महाप्राण वर्ण कहते हैं। कि जब हम बोलते हैं तो उसमें जो हवा निकलती है ज़्यादा, तो उसको हम कहते हैं महाप्राण। जैसे कि हम का बोला, तो का जब बोलोगे का, तो उसमें कम वायु बाहर आई
और जैसे हमने बोला ख, तो उसमें ज़्यादा वायु बाहर आई। इसी तरीके से हम बात करते हैं कि ऐसे वर्ण कि जिनके उच्चारण के समय हमारे मुख से जो हवा अधिक निकलती है उसको हम महाप्राण वर्ण कहते हैं। ये तो हमारी किताबी परिभाषा थी। अब हम ट्रिकी परिभाषा को देखते हैं कि किसी भी वर्ग का, मैंने आपको वर्ग बता ही दिए, 5 वर्ग होते हैं, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, कि किसी भी वर्ग का दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण तथा ऊष्म वर्ण महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। देखो जो बचे हुए थे इसमें, देखो का वर्ग में ये का हो गया, का में क्या आया था, का आया था और खा आया था, गा, घा और इंग्या। तो इसमें जो बचे ये तो हो गए आपके, इसमें कौन से बचे, देखो पहला, तीसरा, पांचवा तो हो गया अल्प प्राण, और बचे कौन से, इसमें बचा है एक, तो बचा है दूसरा, ये बचा है दूसरा और बचा है चौथा, ये हो गए महाप्राण। तो इसमें ट्रिक देखते हैं कि इसमें दूसरा और चौथा साथ ही साथ ऊष्म वर्ण महाप्राण कहलाते हैं। इसमें अगर बात करते हैं कि इसमें संख्या, इसमें 14 वर्ण आते हैं, कुल वर्णों की संख्या होती है इसमें 14 होती है। ठीक है, अब इसमें चार्ट के माध्यम से देखते हैं कि क्या चार्ट में क्या है, किस तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है बहुत ही सरल तरीके से। कि देखो इसमें आया खा, घा, छा, जा, ठा, डा, था, धा, फा, भा। ठीक है, इसमें कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 14 हो गई। अब दूसरा आधार लिया गया, इसमें दूसरा आधार क्या लिया गया है कि जो दूसरा आधार है वो है घोषत्व के आधार पर। दूसरा आधार है घोषत्व के आधार पर। वर्णों का जो वर्गीकरण हुआ वो भी 2 पार्टों में हुआ, इनके 2 भाग हैं। घोष का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो घोष का मतलब समझ लीजिएगा कि घोष का मतलब होता है ध्वनि, होता है अर्थ, दूसरा होता है कंपन, और तीसरा जिनका अर्थ बोला, इसका अर्थ बताया गया है अहिरों की बस्ती भी कहा जाता है। इसका तीसरा अर्थ अहिरों की बस्ती। और हम यहाँ पे वर्णमाला पढ़ते हैं तो इसमें क्या लिया गया है, घोष का जो मतलब लिया गया है, अर्थ लिया गया है, कंपन लिया गया है। इसके 2 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। एक तो इसमें हो गया, सबसे पहले ले लीजिएगा, आपको सरल रहेगा, अघोष, और दूसरा है सघोष। सघोष को ही हम घोष कहते हैं। अघोष ऐसे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण के समय हमारे जो स्वर तंत्रियाँ होती हैं उनमें कंपन नाम मात्र से होता है। देखो ऐसे वर्ण कि जिनके उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन जो होता है नाम मात्र का होता है, उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। ये हमारी किताबी परिभाषा है। मतलब क्या होता है कि जब हम ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण समय जब हम करते हैं, जो हमारे स्वर तंत्रियाँ होती हैं, मतलब जहाँ से स्वर का उच्चारण होता है, स्वर का उच्चारण वहाँ पर कंपन होता है। कंपन क्या होता है, नाम मात्र सा होता है, तो उसे हम अघोष वर्ण कहते हैं। अगर हम किताब ट्रिक से देखते हैं कि ट्रिक से बहुत ही सरल तरीके से आपको ट्रिकी से पढ़ाया जाएगा कि ट्रिक जो है, ट्रिक क्या है, किसी भी वर्ग का, आपको 5 वर्ग बताए गए हैं, अब 5 वर्ग में 5 वर्ण बताए गए हैं कि किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, और साथ ही साथ इसमें क्या आता है कि ऊष्म व्यंजन भी आते हैं कि सा, खा, सा वर्ण क्या कहलाते हैं, अघोष कहलाते हैं। ट्रिक क्या है कि इसमें पहला और दूसरा और सा, खा, सा, इसमें जो हा नहीं आता है, इसमें हा, अघोष में हा नहीं आता है। ठीक है, चार्ट के माध्यम से देख लीजिएगा। आप एक भी पॉइंट लेग ना करें क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें नोट किए गए हैं और आपको सरल तरीके से समझाया गया है। चलते हैं कि चार्ट के माध्यम से देखते हैं क्या है कि इसमें कौन कौन से आते हैं, पहला और दूसरा। जब बात करते हैं कि जब पहला और दूसरा आता है, इसमें खा आ गया, खा, का आ गया और खा आ गया, चा, छा आ गया, टा, ठा आ गया, ता, था आ गया और पा, फा आ गया। साथ ही साथ क्या बताया था कि ऊष्म व्यंजन आते हैं, सा, खा, सा, इसको हम मूर्धन्य सा के नाम से जानते हैं, मूर्धन्य। ठीक है, इसमें हा नहीं आता है। और दूसरा इसका भाग देखते हैं, दूसरा इसका भाग क्या है कि अब क्या है, सघोष। सघोष को हम घोष के नाम से भी जानते हैं कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन अधिक होता है। जब मेरी जो स्वर तंत्रियाँ होती हैं, जहाँ से मेरा उच्चारण आता है कि उसमें से हमारा कंपन जो है अधिक होता है, उन्हें हम सघोष वर्ण कहते हैं। ये तो किताबी परिभाषा है, नोट कर लीजिएगा। ट्रिक की परिभाषा क्या है, ट्रिक के माध्यम से देखते हैं कि किसी भी वर्ग का, 5 वर्ग बताइए, उसमें से किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और साथ ही साथ 5वां वर्ण प्लस अंतस्थ वर्ण जो आएंगे और इसमें प्लस
हा भी आएगा, और सभी स्वर जितने स्वर होते हैं इसी में घोष में भी गणना इनकी की जाती है। जैसे तीसरा, चौथा, पांचवा और प्लस अंतस्थ और प्लस हा। बताया था कि अघोष में क्या था कि अघोष में हा को नहीं लिया गया था, उस व्यंजन लिए गए थे जो सा खा सा था, उसमें हा छोड़ दिया गया था। हा की गणना सघोष में की जाती है, मतलब घोष में की जाती है, और साथ ही साथ इसमें सभी स्वर लिए जाते हैं। चार्ट के माध्यम से आपको बहुत सरल तरीके से समझाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है कि चार्ट के देखो इसमें बताया गया है कि पहला और दूसरा था अघोष में। अब सघोष की बात कर रहे हैं तो इसमें तीसरा वर्ण आएगा, चौथा आएगा और पांचवा आएगा। तो देख लीजिएगा इसमें गा घा इंग्या, जा झा हुआ, डा ढा अड़ा, दा धा ना, बा भा मा, और साथ ही साथ हा आएगा। और अंतस्थ इसमें आते हैं या रा ला बा, ठीक है। और जितने स्वर हैं 11 स्वर हैं, उसमें गणना इनकी सघोष में की जाती है, ठीक है। आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को करें प्रेस, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें अपने दोस्तों में। चलते हैं कि यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ से एक दो क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं, जो कि अभी यूपी टेट का पेपर जो निरस्त हुआ था उसमें से यहाँ से एक क्वेश्चन आया था, जो पूछ लिया गया था कि व का उच्चारण स्थान बताओ। तो व का इस तरीके से आपको समझा दिया जाएगा कि बहुत ही सरल तरीके से आपको याद हो जाएगा, और कभी आप क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे, ठीक है। चलो चलते हैं कि वर्णों का जो उच्चारण स्थान है उसकी बात करते हैं। जैसे हमने आपको स्वरों का बताया था कि उच्चारण स्थान स्वरों का बताया था, विभाजन बताया था। इसमें आपको स्वर और व्यंजन सभी ले लिए जाएंगे, जो कि बहुत ही सरल तरीके से समझाया जाएगा। चलते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं कि जो प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा वर्ण होता है उनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, नासिका होता है, ये भी आप समझ लीजिएगा। और उसके बाद बात करते हैं पहला जो होता है कि याद करते हैं कि अकुहु विसर्ग कंठ। अकुहु विसर्ग जितने टाइप के आ आएंगे सभी कंठ में आएंगे, इनकी गणना कंठ में की जाएगी। और साथ ही साथ जो कु लिखा है इसका मतलब का वर्ग, जो भी का वर्ग में आते हैं, जो का वर्ग में जो वर्ण आते हैं उनका भी स्थान क्या होता है, कंठ होता है। और इसमें साथ ही साथ हा को भी लिया जाता है, और साथ ही साथ इसमें विसर्ग को भी लिया जाता है। समझ लीजिएगा कि जितने प्रकार के इसमें आ बनेंगे वो कंठ से आएंगे, और का जो होता है ये आएगा कंठ से, और हा लिया जाएगा इसमें, और विसर्ग लिया जाएगा। तो क्या बोलोगे आप, अकुहु विसर्ग कंठ, देखिए समझिए। दूसरा देखते हैं यचु यसा तालु, यानी कि जितने टाइप की आपकी ई बनेगी, और साथ ही साथ इसमें चा वर्ग जो था इनका तालु होता है उच्चारण स्थान, और या और सा, इन सभी का उच्चारण स्थान तालु होता है। जैसे ई देख लीजिएगा, या चा वर्ग हो गया, और दूसरा यहाँ से या हो गया और सा हो गया, तो तालु हो गया कि इचु यसा तालु। बात करते हैं कि ऋतु रसा मूर्धा। ऋतु रसा मूर्धा, जितने टाइप की आपकी री बनेगी, या जो री और टा वर्ग जो आएगा, टा वर्ग आता है, और साथ ही साथ इसमें रा आ जाएगा, और सा, ये सा इसको खा भी बोलते हैं और सा भी बोलते हैं, मूर्धन्य होता है, बताया था आपको। किसमें री आएगा और टा वर्ग आ जाएगा, और साथ ही साथ इसमें रा आ जाएगा और ये सा आ जाएगा, इसी को हम खा के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा है कि ऋतुलसा दंता। ऋतुलसा दंता मतलब ली, जो इसमें आपकी हिंदी में ये नहीं इसको ऐड किया जाता है, लेकिन संस्कृत का ये वर्ण है री, इसमें आएगा ता वर्ग, री आएगा, ली आ जाएगा और ता वर्ग आ जाएगा, और साथ ही साथ इसमें ला आ जाएगा और सा आ जाएगा, दंत होता है। और उपू क्या होता है कि उपदमानीय ओष्ठु, ये होता है इसका पूरा, आपको शॉर्ट करने के लिए लिख दिया कि आप यहाँ से समझ सकते हैं बहुत ही सरल तरीके से कि उपू का मतलब होता है कि ऊ, जितने प्रकार के आपके ऊ बनेंगे, छोटा ऊ बड़ा ऊ जो भी बनेंगे, उसका उच्चारण स्थान जो होगा ओष्ठ होगा। और पा, जो पा वर्ग आता है उसका भी उच्चारण स्थान होगा ओष्ठ होगा। जैसे ऊ हो गया और पा वर्ग आ गया, ये पा फा बा भा मा, ठीक है। और ए दोतों की जब हम बात करते हैं, ए दोतों क्या होता है, कंठ तालु होता है, जो मैंने आपको स्वर वाले विभाजन में बताया था। जब स्वर का विभाजन किया था उसमें आपको उच्चारण स्थान में बताया गया था कि एदोतो क्या मतलब होता है, कंठ तालु, कि इसमें ए जो बनता है किस टाइप से बनता है, एक ऐसे बना आ और ए, जब हम लिखते हैं कि ए का जो बनता है किस टाइप से बनता है, कि जब हम इसका संयुक्त है ये आ प्लस ई के योग से ए बना हमारा। इसी तरीके से इसका आ का उच्चारण स्थान होता है कंठ होता है, और ई का जो उच्चारण स्थान होता है तालु होता है, तो ये हो गया कंठ तालु, ठीक है। इसी प्रकार से ए बनता है कि आ प्लस ए के योग से बना, ये तुम्हारा कंठ तालु हो गया। ये ओदौतों की बात करते हैं, ये कंठोष्ठ होता है,
इसमें कंठ ओदोतो कंठोस्त होता है, इसमें ओ और औ आते हैं। बकारस्य की जब हम बात करते हैं, ये आपको यूपी टेट में पूछा गया था, इस बार जो पेपर निरस्त हुआ है इसमें ये पूछा गया था कि व का उच्चारण स्थान क्या होता है। बकारस्य याद कर लीजिएगा, बकारस्य दंतोष्ठ, बकारस्य दंतोष्ठ। एक बार आओ चलते फिर एक बार पढ़ लेते हैं अच्छी तरीके से, किस तरीके से आपको याद करना है इसकी बात करते हैं कि अकुहु विसर्ग कंठा यचु यसा तालु ऋतु रसा मूर्धा और ऋतु लसा दंता उपुओष्टो अदतो कंठ तालु अदतो कंठोष्ट और बकार शिवा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिख लीजिएगा, कॉपी पेन लेके लिख लीजिएगा, ये बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद जो हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि मैंने आप सभी के सीटेट एंड टेट को ध्यान में रखते हुए लिखे हैं। देखते हैं कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। देखते हैं कि हिंदी पूछा जाता है क्वेश्चन कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। तो जब ये पूछा जाए कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, अगर आपको आता होगा तो आप करेक्ट करके आएंगे, अन्यथा गलत करके आएंगे। देखते हैं कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। तो हिंदी जो है हमारा फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी जो है हमारा फारसी भाषा का शब्द है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि हिंदी को फारसी भाषा में कहते क्या हैं। हिंदी को हमारा फारसी भाषा में क्या कहा जाता है, रेख्ता कहा जाता है। और हिंदी भाषा को प्रहरी किसे कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिंदी भाषा का प्रहरी किसे कहा जाता है। तो हिंदी भाषा का जो प्रहरी होता है वो पीडी टंडन को कहा जाता है। यहाँ से जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में कराए थे, उसी में से क्वेश्चन को लिया गया है। कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई की जब बात की जाएगी तब क्या हो जाएगा। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि वर्ण होगा कि ध्वनि होगा, यहीं से कंफ्यूजन आएगा ना कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई की जब बात करते हैं तो ध्वनि हो जाएगा, जब बात करें मौखिक इकाई की। अब यहाँ से पूछा जाएगा भाषा की सबसे छोटी इकाई की जब बात करते हैं तब वर्ण हो जाएगा। अब चाहे छोटी इकाई पूछा जाए, चाहे पूछा जाए प्राथमिक इकाई, तब आपका क्या हो जाएगा, वर्ण हो जाएगा। पूछा जाए मूल इकाई तब भी आपका वर्ण हो जाएगा। यहाँ से आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन जो है भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, जब यहाँ से आपका सार्थक शब्द लगा दिए जाते हैं तब क्या हो जाता है, तब क्वेश्चन चेंज हो गया। तब भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई की जब हम बात करते हैं तब हो जाएगा शब्द हो जाएगा। भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य हो जाएगा। और भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई की जब बात करते हैं तब भी वाक्य ही होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि वर्णमाला का जनक किसे कहा जाता है। वर्णमाला का जनक किसे कहा जाता है, तो वर्णमाला का जो जनक होता है वो महर्षि पाणिनि को कहा जाता है, जो कि आपको पता होना चाहिए कि महर्षि पाणिनि ने किस ग्रंथ की रचना की है। तो महर्षि पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी की रचना की है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या तो हिंदी में पूछ लिया जाएगा, नहीं तो संस्कृत में पूछ लिया जाएगा। ये क्वेश्चन जो है क्या पूछा जाएगा कि महर्षि पाणिनि अष्टाध्यायी किसकी रचना है, ये पूछा जाएगा कि अष्टाध्यायी किसकी रचना है। तो आपको पता होना चाहिए कि अष्टाध्यायी किसकी रचना है, महर्षि पाणिनि की है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनेगा कि हिंदी जो है शब्द किसने दिया, हिंदी शब्द किसने दिया। तो हिंदी शब्द जो है हमारा ईरानियों ने दिया। हिंदी शब्द जो है हमारा किसने दिया, हिंदी शब्द जो है हमारा ईरानियों ने दिया। हिंदी को हिंदुस्तानी नाम किसने दिया, हिंदी को हिंदुस्तानी नाम किसने दिया है, तो अंग्रेजों ने दिया है 1800 ईस्वी में। ठीक है, ये आपके 10 से ज़्यादा क्वेश्चन थे जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। अब इसके बाद आपको 50 क्वेश्चन की सीरीज कराई जाएगी जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी सीरीज़, और उसको सीटेट को ध्यान में रखते हुए उसमें कुछ क्वेश्चन को ऐड किया जाएगा।